हिंदी गद्य साहित्य का विकास हम देख रहे हैं, और कल हमने देखा गद्य और पद्य में भेद। आज आगे हम देखेंगे राहुल बेल। ये राहुल बेल एक रचना है, और ये कैसी रचना है? चंपू। ये चंपू काव्य है, चंपू काव्य है ये। चंपू काव्य किसे कहते हैं बच्चों? तो चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों चीजें होती है। जिस रचना में गद्य और पद्य दोनों हो उसे हम बोलते हैं चंपू काव्य। तो चंपू काव्य की एक रचना है राहुल बेल। इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की है। इसकी रचना किसने की है? हाँ, ने ये जो चंपू काव्य है, तो आप कहोगे जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, उसे क्या कहेंगे? चंपू काव्य की कोई रचना बताए तो आप बोलोगे राहुल बेल। कैसी रचना है? चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहेंगे? इसमें गद्य और पद्य दोनों चीजें समाहित हैं। जिसमें नायिका के राहुल, कोई इच्छा होती है, उसमें कोई अभिनेता होता है, कोई अभिनेत्री है ना। वैसे जो राहुल बेल रचना है, इसकी जो नायिका और नायक, नायक जिसे आज हम हीरो बोलते हैं, है ना, और नायिका जिसे हम हीरोइन बोलते हैं, अभिनेत्री। तो यहाँ के जो नायक हैं, इस राहुल बेल के जो नायक हैं, नायक के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया गया है। ये नायिका है। राहुल कौन है? ये नायिका, राहुल नायक। नाखून, पैर के नाखून से क्या सर की चुटिया तक, ये जितने शरीर के अंग हैं, इन सब की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कहाँ पे? राहुल बेल में। किसकी सुंदरता का वर्णन हुआ है? राहुल नायिका। ऐसा है, है पैर के नाखून के सर के, उन सब की वर्णन हो रहा है। कैसी रचना है? काव्य किसे कहते हैं? इसमें गद्य और पद्य दोनों। राहुल नायिका की सुंदरता का वर्णन हो रहा है, वो पद्य में हो रहा है। किस हो रहा है बच्चों? पद्य में हो रहा है। इसको लिख लीजिए, राहुल नायिका के नाक से के सौंदर्य का वर्णन पद में किया।
बेल, राहुल बेल से ही, राहुल बेल रचना से ही नख सिख वर्णन की परंपरा का प्रारंभ होता है। राहुल बेल से हिंदी में नख नख सिख वर्णन की परंपरा का प्रारंभ है। वर्णन की श्रृंगार, ये श्रृंगार आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा गया है। श्रृंगार परंपरा का होता है, परंपरा का प्रारंभ होता है। एक क्वेश्चन बन सकता है, नख सिख वर्णन की सौंदर्य परंपरा का प्रारंभ कब हुआ? तो आप कहोगे राहुल बेल रचना से। राहुल बेल राहुल बेल कैसी रचना है? तो आप बोलोगे चंपू काव्य है। इसकी नायिका कौन है? राहुल। राहुल नायिका के नख सिख के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसकी भाषा में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसकी भाषा में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी बोली प्रमुख है। जिसमें राजस्थानी बोली जिसमें राजस्थानी बोली क्या है? प्रमुख है। कवि ने गद्य में भी कवि ने कवि ने गद्य में भी अलंकारिक कवि ने गद्य में भी अलंकारिक भाषा का सफलता से प्रयोग किया है। अलंकारिक भाषा का सफलता से
प्रयोग किया है। कवि ने गद्य में भी अलंकारिक भाषा का सफलता से प्रयोग किया है। आज हम देख रहे हैं चंपू काव्य के बारे में। चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिला हो। चंपू काव्य की रचना कौन सी है? राहुल बेल। इसकी नायिका कौन है? राहुल। इसके लेखक कौन है? रोडा। इसके लेखक कौन है? रोडा। और इसमें राहुल नायिका के सौंदर्य का नखशिख वर्णन जो है किया गया है। नखशिख वर्णन के आज से पैर के नाखून से लेकर के सर की चुटिया तक के सभी अंगों की सुंदरता का जो है वर्णन किया जाए। इसमें इसकी भाषा में जो है हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें प्रमुखता किस भाषा की है? राहुल बेल में राजस्थानी बोली की प्रमुखता है। ठीक है। इसमें जो है गद्य में भी अलंकारिक भाषा का सफलता से प्रयोग किया गया। समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं बच्चों, गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास तो देखते हैं। गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास। गद्य के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है। वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा, वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा, वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का शुद्ध एवं साहित्यिक रूप है। खड़ी बोली का शुद्ध एवं खड़ी बोली का शुद्ध एवं साहित्यिक रूप है। साहित्यिक वर्तमान में जो हमारे भारत देश में जो हिंदी जिसे हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं वो खड़ी बोली का ही शुद्ध रूप है। लेकिन खड़ी बोली स्वयं में कोई बोली नहीं है। लेकिन खड़ी बोली स्वयं में कोई बोली नहीं। लेकिन जो खड़ी बोली है स्वयं में कोई बोली नहीं है। खड़ी बोली का विकास मुख्य रूप से राजस्थानी गद्य एवं ब्रजभाषा से हुआ है। कैसे हुआ है? खड़ी बोली का विकास विशेष रूप से खड़ी बोली का विकास विशेष रूप से राजस्थानी गद्य एवं ब्रजभाषा से हुआ है। राजस्थानी गद्य एवं
ब्रज भाषा से हुआ है। हमारे यहाँ जो हिंदी का वर्तमान रूप है, जिसे हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, वो खड़ी बोली है। और ये खड़ी बोली के लिए कहा गया, अपने आप में स्वयं में कोई बोली नहीं है। इसका जो विकास है वो मुख्य रूप से राजस्थानी गद्य एवं ब्रज भाषा से हुआ है। ये ब्रज भाषा क्या है? इसमें ओकारांत शब्दों की बहुलता होती है। कैसे शब्दों की? ओकारांत। मेरो कान्हो गुलाबो को फूल, है ना। हमारे यहाँ मेरा बोलते हैं, वहां मेरो, कान्हा कान्हो। तो वहां पे ओकारांत, जो ब्रज भाषा है उसमें ओकारांत शब्दों की बहुलता होती है। कुछ विद्वानों ने, या लिख लो, कतिपय विद्वान इसे दक्षिणी तथा अवधि, इसे दक्षिणी तथा अवधि, दक्षिणी तथा अवधि गद्य का मिश्रित रूप मानते हैं। अवधि गद्य का मिश्रित रूप मानते हैं। कतिपय विद्वान इसे दक्षिणी तथा अवधि का मिश्रित रूप मानते हैं। इसमें और ऊपर क्या होता है? विशेष रूप से राजस्थानी गद्य एवं ब्रज भाषा से इसका विकास हुआ है। कुछ विद्वान इसका प्रारंभ, कुछ विद्वान इसका इसका हिंदी खड़ी बोली का, कुछ विद्वान इसका प्रारंभ 10वीं शताब्दी से मानते हैं। शताब्दी से मानते, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले से इसका प्रारंभ हो चुका था। तो कुछ 13वीं शताब्दी से, तो कुछ कब से मानते, कुछ विद्वान कब से मानते हैं? 13वीं। कुछ विद्वान इसका प्रारंभ 13वीं शताब्दी से, 13वीं ऐसा लिखा जाएगा, 13वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ मानते हैं। इसका इसका प्रारंभ मानते हैं। तो कुछ विद्वान इसका प्रारंभ 10वीं शताब्दी से, और कुछ विद्वान इसका प्रारंभ कब से मानते हैं? 13वीं शताब्दी से मानते हैं। 13वीं शताब्दी से मानते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम गद्य साहित्य के अध्ययन की अध्ययन की दृष्टि से हम गद्य साहित्य के हम गद्य हम गद्य
साहित्य के विकास को हम गद्य साहित्य के विकास को अधोलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो इसको मिटा दें। वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का शुद्ध एवं साहित्यिक रूप है, लेकिन खड़ी बोली स्वयं में कोई बोली नहीं है। खड़ी बोली का विकास विशेष रूप से राजस्थानी गद्य एवं ब्रज भाषा से हुआ है। कतिपय विद्वान इसे दक्षिणी तथा अवधी का मिश्रित रूप मानते हैं। कुछ विद्वान इसका प्रारंभ 10वीं शताब्दी से और कुछ विद्वान इसका प्रारंभ 13वीं शताब्दी से मानते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य के विकास को अधोलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। नोट करें। नंबर 1, पूर्व भारतेंदु। पूर्व भारतेंदु अथवा प्राचीन युग अथवा प्राचीन युग सन 1868 से सन 13वीं शताब्दी से, कहां से? हाँ, 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हो रहा है ये और 1868 ईस्वी तक। कहां तक? 1868 ईस्वी तक। ठीक है। नंबर 2, भारतेंदु युग। नंबर 2 है भारतेंदु युग 1868 से 19 ईस्वी तक। 1868 से 1900 ईस्वी तक। नंबर 3, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग ये आपका 1900 से 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग इसी का दूसरा नाम है बच्चों छायावादी युग। छायावादी युग जो है बच्चों, यह 1919 से 1938 तक। ये जो 1922 लिखा है, ये कहीं कहीं कुछ किताबों में 1919 तक ही मिलेगा। ठीक है, 1919 से 1922 तक नहीं, 1938 तक। ठीक है। शुक्लोत्तर युग शुक्लोत्तर युग इसी को हम छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। छायावादोत्तर युग ये 1900
38 से लेकर के 1947 तक, देश की आजादी तक। ठीक है, और नंबर 6 है स्वातंत्रोत्तर युग। स्वातंत्रोत्तर युग, या स्वतंत्रोत्तर युग, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, ये है 1947 ईस्वी से ईस्वी से अब तक। 1947 ईस्वी से अब तक है ये। नहीं,